Hello dear students, welcome to all of you again on our online educational platform सफलता डिजिटल। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं एंड इन विच वी आर रीडिंग एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड टुडे I am giving you lecture number 3। ओके स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या एसिड्स की विशेषताएं हैं, बेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स और साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और जनरल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ली। तो आप लोगों ने ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, अपने नोट्स बना लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे What do all acids and all bases have in common, यानी कि सभी एसिड व बेस क्षार क्या समानता रखते हैं, यानी कि एसिड्स और बेस के ऐसा कौन से कैरेक्टर हैं जिनमें ये सिमिलरिटी दिखाते हैं, एक जैसे गुण इनके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वाटर में एसिड और बेस को डिसॉल्व करना, उसको घोलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि ये इनमें सिमिलरिटी है कि जब वाटर में एसिड डालते हैं तो भी उसमें हीट जनरेट होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, वी हैव रेड अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस चैप्टर। एक्सोथर्मिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ऑर्डर टू हीट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहेंगे जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होती है। उसे हम कोई गर्म नहीं करते हैं, गर्म नहीं करना पड़ता है ऐसी क्रियाओं को, तो इन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि उसमें जो कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं और अपने आप उनमें हीट जनरेट होती है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि आप पुताई के लिए चूना लाते हैं। कई बच्चे आप लोगों में से घर में पुताई करते हैं, होते हुए देखा होगा। चूना गलाते हैं, चूने को पानी में गलाते हैं तो अपने आप उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और पूरा का पूरा कुछ ही देर में पूरा का जो वो जिसमें भी हम गलाते हैं वह पूरा गर्म हो जाता है, बहुत तेज उसमें वेपर निकलने लगते हैं, उबलने लगता है। तो हमने इसमें कोई गर्म नहीं किया, हमने हमारी तरफ से अपने आप इसमें वाटर और जो चूना रिएक्ट हुआ और अपने आप हीट जनरेट हुई। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, उन्हें एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, और ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करती है, ठीक है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, तो एक सिमिलरिटी है एसिड और बेस की कि एसिड और बेस दोनों को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये जो रिएक्शन होती है वो हीट जनरेट करते हैं इसमें। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड दीज रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, इसलिए हम इनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। केयर मस्ट बी टेकन, सेकेंड पॉइंट, केयर मस्ट बी टेकन। देखिए यहाँ पर केयर मस्ट बी टेकन while
मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेस विथ वाटर, यानी कि वाटर में जब भी कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र प्योर कॉन्सेंट्रेट एसिड, नाइट्रिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, उसको जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो केयर जरूरी है, बहुत धीरे धीरे हमें उसमें डालना चाहिए, वाटर में एसिड धीरे धीरे। ओके, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ constant stirring. The acid must always be added slowly to water with constant stirring, यानी कि धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए हमें उसमें एसिड डालना चाहिए, मिलाना चाहिए। ठीक है, जिस पात्र में भी पात्र में ब्यूरेट हो सकता है, बीकर हो सकता है, ठीक है, जिसमें भी वाटर ले रखा है और एसिड डालते हैं तो उस वाटर के पात्र को धीरे धीरे हमें हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इफ वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज, जो हीट डेवलप होती है, में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट एंड कॉज बर्न। इफ water is added to a concentrate acid the heat generate होती है अपने आप, और वह हीट नुकसान कर सकती है यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं, क्योंकि जैसे ही एसिड डालते हैं तो उसमें जो एसिड का हाइड्रोजन है, देखिए ये एसिड HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसको वाटर में डिसोल्व किया तो ये डिसोसिएट होता है, HCl उसमें डिसोसिएट होता है, यानी कि टूटता है अपने अपने परमाणुओं में, ये H+ और Cl- में टूटेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये एकदम बुलबुले के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करती है उस पात्र में से। ठीक है, और यह हाइड्रोजन गैस विस्फोट भी करती है फिर। ओके, तो इसलिए केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड इनटू वाटर। ठीक है, और जब इस दौरान ये जो एसिड है ये एक साथ मिक्सचर में से बाहर आ सकता है, इसलिए केयर जरूरी है, सावधानी जरूरी है जब भी वाटर में एसिड मिलाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, जिस पात्र में, जिस ग्लास के कंटेनर में हम एसिड को रखते हैं इस क्रिया के दौरान, वह टूट सकता है टू एक्सेसिव हीट। ठीक है ना, जो हीट अधिक मात्रा में बनती है, बहुत अधिक मात्रा में हीट बनती है, उससे जनरेट होती है, उससे जिस कांच के पात्र में इस एसिड को रखा जाता है और जिसमें रिएक्शन कराई जा रही है वाटर के साथ, वह जो पात्र है ग्लास का वह ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, अधिक मात्रा में गर्म होने के कारण, अधिक मात्रा में उसमें हीट जनरेट होने के कारण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ H3O+, यानी कि H+ आयन और OH- आयन, यानी कि देखिए यहां देखिए आप, ये है एसिड, HCl इज एसिड एंड NaOH ये है बेस, क्षार। तो जब भी एसिड में वाटर मिलाएंगे, देखिए पहले ये HCl डिसोसिएट होकर H+ आयन और Cl- आयन देता है। ठीक है, और जब भी इसमें पानी घोलेंगे तो इस विलयन की मात्रा अब ज़्यादा हो जाती है, विलयन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसके अनुपात में H+ आयन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, जितना पानी मिलाएंगे उतने ही H+ आयन कम होते हैं। ठीक है, जितना उस एसिड में, दिए गए एसिड में वाटर मिलाएंगे उतना ही H+ आयन कम होंगे और
सेम इसी तरीके से दिए गए NaOH में वाटर मिलाएंगे तो OH माइनस आयन, ये देखिए OH माइनस आयन, ओके। बेस जो है बेस होता है OH माइनस आयन से, ठीक है। अब जैसे ये Na+ है तो बेसिसिटी जो है, क्षारीयता किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है बेसिसिटी, ओके। क्षारीयता इज डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड बेसिक नेचर इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन। तो जितना वाटर इसमें एसिड में मिलाएंगे H+ आयंस की जो नंबर है वो डिक्रीज होंगे, वो घटेंगे। इसी तरीके से बेस में यदि वाटर मिलाएंगे उतने ही OH माइनस आयन जो है ये डिक्रीज होंगे। इसका मतलब ये है कि जितना भी वाटर एसिड और बेस में मिलाया जाएगा उनकी जो नेचर है एसिडिटी एंड बेसिसिटी विल डिक्रीज, कम होगी। एसिड में जितना वाटर कम मिलाएंगे उतनी ही अम्लता कम होगी, क्षार में जितना वाटर मिलाएंगे उसकी क्षारीयता उतनी ही कम होगी। बिकॉज इन दिस वे वी आर डाइल्यूटिंग एसिड और बेस, क्योंकि इस क्रम में हम एसिड और बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं पानी मिलाकर। जितना पानी मिलाएंगे उतना ही डाइल्यूट होगा और उतना ही H+ और OH माइनस आयनों की संख्या उस एसिड और बेस में कम होगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को? देखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्लता बढ़ रही है या घटेगी, वाटर डालेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे या बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। दे डोंट नो अबाउट इट बिकॉज दे कंफ्यूज्ड। इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है कि जब भी एसिड और बेस में वाटर मिलाया जाएगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड में एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल्स आयन बेस में कम होंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर उतना ही ज्यादा मिलता जा रहा है। तो इन उस जो वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है वाटर डालने के बाद में जितना आयतन, उस आयतन के अनुपात में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल्स आयन्स की नंबरिंग संख्या कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई एसिड कैरेक्टर्स एंड बेसिक कैरेक्टर्स आर डिक्रीज होते हैं, ओके। और इस क्रिया को, वाटर डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन, ठीक है। किसी भी चीज में कोई भी अम्ल हुआ या बेस हुआ, एसिड हुआ, बेस हुआ, किसी में भी वाटर मिलाएंगे तो इसे कहते हैं डाइल्यूशन, ओके। डाइल्यूशन, ये रहा डाइल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं तनुकरण, ओके। हिंदी में इसको बोलते हैं तनुकरण। डाइल्यूशन ये है DILUTION, ओके। एसिड और बेस में वाटर मिलाना डाइल्यूशन कहलाता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस? एसिड एंड बेस जो है वह कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। किसको कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और किस एसिड को कहेंगे कि दिस इज ए वीक एसिड, एंड किस बेस को कहेंगे कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज ए वीक बेस। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो समझे आप हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस? एसिड और बेस के जो सॉल्यूशंस है, कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, ओके।
So we can judge how strong a given acid or base is by making use of universal indicator. by making use of यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथन को टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज से. कैसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज से हम एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथन को टेस्ट कर सकते हैं. दैट which acid is a strong and which acid is a weak acid. Okay, which is a mixture of several indicators. जो indicators universal indicators क्या होता है? ये कुछ indicators का mixture होता है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट समझे आप कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी स्ट्रॉन्ग किसी एसिड या बेस के स्ट्रॉन्ग होने या वीक होने को किसके यूज से डिटरमाइन कर सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ओके, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन. देखिए आप, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स, यानी कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट कलर बताता है एट द डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस. मीन्स यह जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को नापता है. यदि किसी में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो यह डिफरेंट कलर बताएगा और हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो फिर अलग डिफरेंट कलर ये बताएगा. तो जितने हर नंबर्स पर अलग अलग डिफरेंट नंबर्स पर यह यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है. ठीक है, स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल. इस यूनिवर्सल स्केल को हम इंडिकेटर को क्या कहते हैं? पीएच स्केल. ठीक है, इसमें पीएच स्केल होता है. ठीक है, तो वो ये पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यानी कि सांद्रता को मापता है. कौन? पीएच स्केल. measures pH scale measures हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ओके, पीएच स्केल नापता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को एंड उसे किसे डिमॉन्स्ट्रेट करेगा? कलर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करता है. ऑन द पीएच स्केल, इस पीएच पैमाने पर, जिस पीएच स्केल की हम बात कर रहे हैं उस पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक मार्किंग होती है. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14 तक की मार्किंग होती है. द पीएच ऑफ, इस तरीके से 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरीके से. इस तरीके से एक पीएच स्केल होता है, उसमें 0 से 14 तक मार्किंग होती है. और ये जो 7 है ये है न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल नेचर को बताता है. और लेस देन 7 एंड लेस अबाव 7 शोज डिफरेंट नेचर्स. ओके, तो द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. कोई भी सॉल्यूशन की पीएच यदि 7 है
तो हम उसे कहेंगे कि दिस सॉल्यूशन इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट हैजंट एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर बिकॉज ऑफ इट्स pH इज 7, क्योंकि इसकी pH 7 है, दैट्स वाई एनी सॉल्यूशन इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, जिस सॉल्यूशन की भी pH 7 होगी वह सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। लेस देन 7 यानी कि 7 से जितनी भी pH कम है यह एसिडिक नेचर को बताता है, एंड 7 से ऊपर बेसिक नेचर को बताता है। यदि किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से लेस है, कम है, तो दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ओके, और जितनी वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि 6, यदि किसी सब्सटेंस की, किसी सॉल्यूशन की pH 6 है, दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, A की pH है 6 और B की pH है 3। ठीक है, दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं हमें, एक सॉल्यूशन है A, एक सॉल्यूशन है B, A की सॉल्यूशन है 6 और B की सॉल्यूशन है 3। तो व्हाट विल बी, हु विल बी मोर एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो हम क्या कहेंगे? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी सॉल्यूशन जो है उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो पीएच स्केल है, ये पीएच वैल्यू जो है वह 3 है, एंड दूसरा सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच वैल्यू 6 है, लेकिन ये 6 7 के पास है, इसलिए इसमें एसिडिक तो है लेकिन कम एसिडिक है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम इधर से, यहाँ से और 0 की तरफ जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से 7 से जैसे ही हम 14 की तरफ जाएंगे, तो जितना ज़्यादा हम इधर जाएंगे 14 के पास, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही बेसिक नेचर होगा। ठीक है, देखिए आगे, एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, 7 से 14 तक जो पीएच वैल्यू बढ़ती है, इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से, डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच 7 से लेकर 14 तक है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आर इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, और यही जो हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू जो बढ़ रही है, यही बेसिक नेचर को बढ़ाता है, यानी कि क्षारीयता को बढ़ाता है, एल्कली नेचर को बढ़ाता है। एल्कली नेचर, एल्कली यानी कि क्षारीयता। ठीक है, जितने ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे किसी सॉल्यूशन में, वह सॉल्यूशन उतना ही बेसिक नेचर वाला होगा, यानी कि उतना ही एल्कली होगा। और जिस सॉल्यूशन में जितने H+ आयन होंगे उसमें उतने ही एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। स्ट्रेंथ ऑफ acid is depend on
number of hydrogen ion and strength of base is depend on the number of hydroxyl ion. ठीक है. As the pH value increase 7 to 14, it represents the increase, ये हमने पढ़ लिया है. The strength of acid and base depends on the number of H plus ions और hydroxyl ion produced respectively, जो उसमें बढ़ रहे हैं या बनते हैं. Acids that gives raise to more H plus ions are said to be strong acids. मतलब ये हुआ कि जो भी एसिड जितना अधिक मात्रा में H plus आयन देगा, इसका मतलब ये है कि वह एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. और जो एसिड H plus आयन कम जनरेट करेगा, इसका मतलब ये है कि वह एसिड वीक एसिड है. ठीक है. तो वी विल रिकॉग्नाइज स्ट्रॉन्ग एसिड्स and weak acids by the number of hydrogen ion in the solution. ठीक है. कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. यदि कोई सॉल्यूशन, कोई एसिड है और वह ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन जनरेट कर रहा है, दैट्स मीन इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके. एंड यदि कोई एसिड लेस यानी कि कम और धीरे हाइड्रोजन आयन जनरेट कर रहा है, दैट्स मीन दिस एसिड इज ए वीक एसिड. सिमिलरली बेस के केस में भी हम यही कहेंगे, जो भी बेस तेजी से और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन जनरेट करता है, दैट्स मीन दिस बेस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. ओके. और यदि कम करता है जनरेट, इसका मतलब है दैट बेस इज वीक बेस. तो प्यारे बच्चों, हमने स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ा. आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. सीधा सा मतलब ये है कि यदि कोई भी सॉल्यूशन है, एसिड है या बेस है, एसिड है तो कोई भी एसिड जो अधिक मात्रा में और जल्दी H प्लस आयन जनरेट करेगा, दैट्स मीन दिस एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. और यदि वह कम H प्लस आयन और धीरे जनरेट करेगा, तो दैट मीन दिस एसिड इज ए वीक एसिड. सिमिलरली इसी की तरह बेस के केस में भी यही होता है कि जो भी बेस अधिक मात्रा में और जल्दी डिसोसिएट होकर जितने अधिक OH माइनस आयन बनाएगा, इसका मतलब है यह बेस स्ट्रॉन्ग बेस है. और यदि कम OH माइनस आयन बनाता है, धीरे बनाता है डिजोल्व होकर, इसका मतलब यह है कि यह बेस वीक बेस है. ठीक है. बिल्कुल सिंपल वे में हम समझा सकते हैं और लिख सकते हैं. ठीक है. देखिए अब यहाँ पर एक pH स्केल है, आपके सामने कुछ फिगर आ रही है pH स्केल. तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है 7 न्यूट्रल नंबर, जिस किसी भी सॉल्यूशन की pH 7 होगी, दैट सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है. उसकी प्रकृति कैसी होगी? न्यूट्रल होगी. अब देखिए आप 7 से जैसे जैसे, मेरे कर्सर को देखिए आप फिगर में, 7 से जैसे जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, कर्सर नीचे होता जा रहा है, ये यानी कि ये ब्लू एरिया बढ़ता जा रहा है. देखिए यहाँ पर ब्लू एरिया कम है और यहाँ बढ़ता जा रहा है. दैट्स मीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आयन आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 7 से इधर आ रहे हैं, तब देखिए आप 7 से यहाँ अपोजिट जब जा रहे हैं बैक, तब ब्लू एरिया बढ़ता जा रहा है. दैट्स मीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आयंस आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. लगातार बढ़ रहे हैं हाइड्रोजन आयन. इसका मतलब यह है कि एसिडिक नेचर बढ़ रही है. ठीक है. जितना ज़्यादा हम इधर जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ती
जा रही है। अब देखिए आप यानी कि पीएच पैमाना जो ये होता है, पीएच स्केल, ये एक्चुअली नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को ही डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इस कर्सर को देखिए, यहाँ पर यहाँ से जैसे जैसे हम 7 की तरफ जा रहे हैं तो देखिए ये नीली पट्टी कम होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वह कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। और देखिए आप जैसे ही हम 7 से इधर जाते हैं 14 की तरफ, ये देखिए यहाँ 14 है, 14 की तरफ जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये ब्लू पट्टी बिल्कुल छोटी होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन आयनों की संख्या इधर कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। तो यदि हाइड्रोजन आयंस की संख्या कम हो रही है तो फिर बढ़ेगी कौन सी? बढ़ेगी हाइड्रोक्सिल आयन की। हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH माइनस आयंस की संख्या बढ़ेगी। देखिए आप इसमें कैसे पता लग रहा है अब आपको। ये देखिए ब्लू कलर शो कर रहा है हाइड्रोजन आयंस को, और ये जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर, ठीक है, ये OH लिखा हुआ है, इसके यहाँ से व्हाइट कलर चालू हो रहा है। व्हाइट कलर शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन को। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, यहाँ देखो ये सफ़ेद पट्टी चौड़ी है यानी कि, और यहाँ सक्रिय होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ OH माइनस आयन की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ और कम हो गई, यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ और कम हुई, फिर और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ। इसके साथ साथ ये लगातार कंटिन्यूसली जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे यह वाइट कलर कम होता जा रहा है इस फिगर में। इसका मतलब जैसे ही हम 14 से 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ आ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। ठीक है, कम हो रहे हैं लगातार। 0 से और 14 तक H+ आयन कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, उसी समय 14 से 0 तक OH माइनस आयन्स कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 14 से जैसे जैसे नीचे आएंगे बेसिक नेचर कम होता जाएगा। ठीक है, 0 तक जाते जाते बिल्कुल कम हो जाएगा। उसी तरीके से 0 से हम जैसे जैसे 14 तक जाएंगे H+ आयंस कंटिन्यूसली कम होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए बेसिक एसिडिक नेचर 14 तक जाते जाते बिल्कुल कम हो जाती है। वहाँ H+ बिल्कुल कम हो जाएंगे, लेकिन उसी जगह पर OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण क्षारीयता बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ पर H+ आयन बहुत कम है तो ज़्यादा कौन होंगे? OH माइनस आयन होंगे। ठीक है, ये देखिए एक pH स्केल और है, ये डिफरेंट कलर है, डिफरेंट pH पर, यानी कि ये जो 7 है, 7 पर ये डार्क ग्रीन कलर शो करता है। ये जो pH स्केल है 7 नंबर पर डार्क P शो करता है। उसी तरीके से 6 पर लाइट ग्रीन, 5 पर और लाइट ग्रीन जिसमें येलोनेस आ जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर 4 पर डिफरेंट कलर है, 3 पर डिफरेंट है, 2 पर डिफरेंट है, 1 पर डिफरेंट है, 0 पर डिफरेंट है। डार्कनेस में डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरीके से ये एल्कलाइन नेचर में देखिए आप डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, तो ये कलर फिक्स हैं। हर pH का कलर बिल्कुल फिक्स है, जिससे हम एसिडिक नेचर को और बेसिक नेचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज ये 2 टॉपिक पढ़े हैं कि विच एसिड विल बी
स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है, एंड विच एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड विच बेस विल बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक पढ़ा कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता एसिड और बेस समान रूप से रखते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को अगेन देखकर कोई दिक्कत आ रही हो आप तो वापस वॉच करके आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। साथ में आप लोगों ने अपना नोटबुक और पेन रखा होगा तो उससे आप लोग अपने नोट्स बनाइए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सफलता डिजिटल से नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोगों के फ्रेंड हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, उनको आप सजेस्ट करिए कि सफलता डिजिटल पर बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आपके सब्जेक्ट्स की टीचिंग कराई जा रही है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें शेयर करिए और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली आपके पास पहुंचते रहें, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच, वी विल meet in our next lecture. So dear students, यदि आप ऐसे ही हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सफलता डिजिटल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करें। और यदि आप हमारे वीडियोस को, लेक्चर्स को पसंद करते हैं तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में वह भी ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी तरीके से ले सकें। तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू वेरी मच।